हेलो बच्चों, आज हम लोग सेल के बारे में आगे बढ़ते हैं। और सेल में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। और पहला सेल ऑर्गेनेल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। और वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बिना सेल का कोई भी फंक्शन पॉसिबल नहीं है। सिंपली हम लोग समझें कि घर आपने बनाया, बहुत सुंदर घर है आपका, घर में वायरिंग हो गई, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ गए और उस घर में बिजली का कनेक्शन ही ना हो तो क्या कोई अप्लायंसेस काम करेंगे? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं काम करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है बिजली का कनेक्शन, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। उसी तरह से सेल है तो सेल को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी केमिकल के फॉर्म में यूज़ होती है। उस केमिकल का नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी। एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सेल की एनर्जी करेंसी। जैसे अगर हम लोगों को कोई सामान अगर परचेज करना है, ख़रीदना है, तो उसके लिए कुछ ऐसा हम लोगों को देना पड़ता है, पे करना पड़ता है जिसकी कोई वैल्यू हो, जो उस कंट्री की करेंसी होती है। जैसे अगर अपने कंट्री की बात करें, इंडिया की, तो यहाँ पर करेंसी रुपया है, तो उसको हम लोग पे करते हैं, उसको देते हैं और उसके बदले में कोई सामान मिलता है। उसी तरह से जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही है, उस बायोलॉजिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस डिमांड को पूरी करने का काम करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी। अब एटीपी सिंथेसाइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब समझ में आ गया कि आज हम लोग कौन से सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिकर ने 1857 में डिस्कवर किया। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था? हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया? तो आंसर विल बी कॉलिकर इन 1857। किसने डिस्कवर किया था? कॉलिकर ने 1857 में डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन टर्म माइटोकॉन्ड्रियन, क्या टर्म दिया गया था? माइटो, सिंगुलर इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियन। तो माइटोकॉन्ड्रियन टर्म वाज गिवन बाय कार्ल बेंडा इन 1898। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया देने वाले जो साइंटिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम है बेंडा, सी बेंडा या कार्ल बेंडा ने 1898 में टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है कॉलिकर। तो कॉलिकर ने डिस्कवर किया और टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया बेंडा ने। अगर इसके साइज की बात करें तो साइज में इसका जो डायमीटर होता है वो 0.221 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होता है। इसकी लेंथ जो होती है वो 1 to 4 माइक्रोमीटर होती है। 1 से 4 या 4.1 माइक्रोमीटर होती है इसकी लेंथ, माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ होती है। अगर नंबर की बात करें तो नंबर इसका वेरी करता है सेल टू सेल, कि जिस सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा फंक्शन को परफॉर्म करेगा, हाईली एक्टिव सेल है, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लेस एक्टिव सेल। ऐसी सेल जो कम एक्टिव है वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम हो जाता है। जैसे अगर स्पर्म सेल को देखें तो स्पर्म सेल मोटाइल होती है, उसको मूव करना होता है, तो मूव करने में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वहाँ पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं जो एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं और स्पर्म सेल ईजिली मूव करती है। ऐसी सेल जिसमें कम फंक्शन करना है जिसको, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। अब अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देखने की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई कैसे देता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल में दिखाई नहीं देता है जब तक कि उसको स्टेन ना किया जाए। स्टेन करने का मतलब, अगर सेल में कुछ ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं, उनको देखने के लिए सबसे पहले किसी ना किसी डाई से स्टेन किया जाता है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया जिस डाई से स्टेन किया जाता है, जिस केमिकल सब्सटेंसेस से उसको स्टेन करके देखा जाता है, उस केमिकल सब्सटेंस का नाम है जेनस ग्रीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जामिनेशन। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके यूपीपीएससी या फिर जो है यूपी ट्रिपल एससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में भी पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जनरल साइंस में कौन से डाई से स्टेन किया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया जाता है जेनस ग्रीन। ये एक बेसिक डाई है जिसका हिस्टोलॉजी में टिश्यू की स्टडी जब करते हैं तो वहाँ पर इसका बहुत यूज़ होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए इस डाई से स्टेन किया जाता है। इस डाई को कहते हैं वाइटल स्टेन। दिस स्टेन इज कॉल्ड एज वाइटल स्टेन। तो वाइटल स्टेन कौन से स्टेन को कहा जाता है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये सारे क्वेश्चन जो है याद होने चाहिए कि वाइटल स्टेन कौन सा है, जेनस ग्रीन। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम, ये बिल्कुल जो है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी होती है। एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस कहाँ होती है, एटीपी बनती कहाँ है। ये सारे क्वेश्चन अभी तक कई बार सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो अगर स्टेन किया गया तो स्टेन करके देखें हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में, तो माइक्रोस्कोप में देखने पर माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये सिंपलेस्ट जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, और फिर आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल सीधी सी आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके बाद वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के जैसी स्मूथ नहीं होती है। इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनर मेम्ब्रेन में क्या है, इनवर्ड फोल्डिंग्स पाई जा रही हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जा रहे हैं अंदर, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाए। क्या बढ़े, सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सेल के अंदर सरफेस एरिया होगा तो उतना ही एंजाइमेटिक एक्शन ज़्यादा होगा। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है कि सरफेस वॉल्यूम रेशियो का सेल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके बारे में अगर डिटेल से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। सरफेस वॉल्यूम रेशियो का सेल की एक्टिविटी पर क्या रिलेशन है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जो इनवर्ट फोल्डिंग पाई जा रही है उस फोल्डिंग को कहते हैं क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन में जो इनवर्ट फोल्डिंग है, दिस इनवर्ट फोल्डिंग इज कॉल्ड एज क्रिस्टी। ठीक है, इसको कहते हैं क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी के ऊपर टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको F0 या F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। इसी के ऊपर बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्रिस्टी की सरफेस पर बहुत सारे एंजाइमेटिक ग्रुप्स पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, और इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर भरा होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पर क्या भरा होगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड भरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। उसको क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पाए जाते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में हम लोगों को पता है कि राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री जहाँ पर प्रोटीन बनता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका अपना जेनेटिक मटेरियल दैट इज सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसका मतलब अब जब डीएनए पाया जा रहा है तो डीएनए हम लोगों को पता है कि डीएनए क्या करेगा, आरएनए बनाएगा। तो अपना डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है। तो यहाँ पर क्या है, इसका अपना डीएनए है, आरएनए है और राइबोसोम है। जब डीएनए, आरएनए और राइबोसोम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होने की वजह से ये अपनी प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लेता है। ये क्या करेगा, प्रोटीन भी बना सकता है। ठीक है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करेगा, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनको माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर बनाता है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, मतलब जो अपनी एक्टिविटी को
खुद कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये फुल्ली कंट्रोल नहीं करता है, मतलब पूरी तरह से अपनी एक्टिविटी को ये कंट्रोल नहीं करता है। सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है ये, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है। इसके ऊपर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि इसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है। क्या बनता है? एटीपी बनता है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी बनता कैसे है कि अगर हम लोग देखें ग्लूकोज का यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, साथ में प्रोड्यूस होती है एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किस फॉर्म में स्टोर होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में हम लोग रेस्पिरेशन में भी पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे बनती है। इसमें क्या होगा कि एडीपी के साथ में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिल जाता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिल करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है, और इसी एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी। क्योंकि जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर एटीपी, यही रिएक्शन क्या हो जाएगी? इन्वर्स हो जाएगी। एटीपी जो है फिर से कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, और एनर्जी रिलीज होगी, और यही एनर्जी लाइव प्रोसेसेस में जो बॉडी के फंक्शंस हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वहां पर यूज की जाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है एनर्जी करेंसी को, इसीलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब यहाँ पर अगर इसके हम लोग फंक्शन की बात करें तो क्या है? साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है इसको? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में रेस्पिरेशन में कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। यहाँ पर हम लोग बस ये समझ लें कि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन करने के लिए कई सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, और वो रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ है? क्रिस्टी की सरफेस पर। तो क्रिस्टी जितने ज़्यादा होंगे, यानी इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्शन होगा, और जितना ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्शन होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दूसरा इसका काम होता है कि ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इस एनर्जी का यूज़ करते हैं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में। नर्व इम्पल्सेस के कंडक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नर्व इम्पल्सेस जो कंडक्ट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी अगर हम लोग देखें तो रिसेप्टर से लेकर के ब्रेन तक, या ब्रेन से लेकर के रिसेप्टर तक जो इफेक्टिव मसल्स होती हैं वहाँ तक जो नर्व इम्पल्सेस का कंडक्शन होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था? टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को, शब्द माइटोकॉन्ड्रियन सबसे पहले दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया में को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इनवर्ड फोल्डिंग क्यों पाई जाती है? क्रिस्टी, इनवर्ड फोल्डिंग का मतलब क्रिस्टी, तो क्रिस्टी का फॉर्मेशन क्यों होता है? और इस पर पाए जाने वाले ये टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इसके अलावा डीएनए पाया जा रहा है, तो डीएनए की क्या इंपॉर्टेंस है? तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप नोट कर लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम अच्छे से बना लेंगे, और इसके आगे की कहानी किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।